हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑप्टिकल पाथ के बारे में। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस के बारे में बता देता हूँ, जो कि छोटा सा पार्ट दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। तो आपको समझा देता हूँ मैं कि अगर आप ट्रांसपेरेंट प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देंगे वन ऑफ दी स्लिट के सामने, तो जो आपका पैटर्न है इंटरफेरेंस का वो शिफ्ट हो जाता है। उस पर आते हैं, लेकिन पहले अपने को पढ़ना होगा ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। तो आइए ऑप्टिकल पाथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। ज़रा हम डस्टर ले लें। आइए, चलिए ग्लव है। तो ऑप्टिकल पाथ जो है ये समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। बुक में दे तो दिया है लेकिन प्रॉपर्ली समझाया नहीं है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ऑप्टिकल पाथ होता क्या है। तो ऑप्टिकल पाथ को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में या एक सिचुएशन को अपन इमेजिन करते हैं कि बेसिकली मान लीजिए कि आपके पास क्या है, दो रेज ऑफ लाइट है। अब बोलेंगे सर ये तो वेव थी, रेस कहाँ से आ गई। रे और वेव नॉर्मल एक ही हैं। मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट का जो फॉरवर्ड मूविंग डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे, रे से ही तो बताते हैं। तो मान लीजिए दो वेव है या दो रेज ऑफ लाइट है। इसको हम लोग बोलेंगे आपका वेव वन और इसको बोलेंगे हम लोग वेव टू। क्या, रे ऑफ लाइट वन, रे ऑफ लाइट टू। ठीक, दोनों के दोनों अभी क्या है, वैक्यूम में है। दोनों कैसे हैं, वैक्यूम में है। और वैक्यूम में आपको पता है कि स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो जाता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आता है। अब ये दोनों तो बिल्कुल साथ साथ में चल रहे हैं, दोनों में कोई भी पाथ का डिफरेंस नहीं है, दोनों के रास्ते बराबर हैं। जब दोनों के रास्ते बराबर हैं तो मैं कहूँगा पाथ डिफरेंस 0 है। कोई पाथ डिफरेंस है ही नहीं, दोनों के रास्ते बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। समझ में आता है क्या बोल रहा हूँ। इसने अगर चला है 10 मीटर तो वो भी चला है 10 मीटर। समझ में आ गया। तो दोनों के रास्ते में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो सेकेंड वाली रे है ना, इसके रास्ते में एक ग्लास का स्लैब लगा देता हूँ। क्या लगा दिया मैंने, ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब आपने देखा होगा आपके लैब वगैरह में होता है, टेंस एंड में मोटा सा क्या होता है, कांच का ग्लास स्लैब होता है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी ग्लास में कितनी होती है। वेलोसिटी इन द मीडियम यानी वेलोसिटी इन ग्लास कितनी होती है लाइट की, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी इसकी वेलोसिटी होती है। समझिए, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बता दिया आपको मैंने अभी। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आता है। अब क्या, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ तक तो ये दोनों बिल्कुल बराबर बराबर चलते हुए आए। ये टाइम को मैं t = 0 सेकेंड मान लेता हूँ। कितना टाइम मान लिया, t = 0 सेकेंड। अब क्या होगा, एक बात मुझे समझ में आ रही है कि जो आपका रे 1 है वो तो वैक्यूम में ही रखा हुआ है, लेकिन रे 2 के रास्ते में तो क्या आ गई, कंकरी आ गई। कंकरी मतलब ग्लास स्लैब आ गया। अगर ग्लास स्लैब आ गया तो यहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी स्पीड तो उतनी ही रहेगी। समझ आया क्यों? अरे भाई वो तो वैक्यूम में चल रहा है ना। अगर वो वैक्यूम में चल रहा है इसका मतलब उसकी स्पीड तो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। लेकिन यहां पर स्पीड तो कम हो जाएगी। तो अगर ये यहां से मान लीजिए यहां तक कहीं पहुंचता है, t = t टाइम तक, कौन पहुंचता है, रे 1 पहुंचती। कहां पहुंचती है, वैक्यूम में पहुंचती है। तो आपका जो यहां पर ये सेकेंड रे है वो t = 0 टाइम, तो ये सेकेंड है, 0 सेकेंड ये है, लेकिन वो t = t टाइम तक कहीं यहीं तक पहुंच पाती है। ये समझा क्यों? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर स्पीड ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पर स्पीड क्या है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उतने ही टाइम में वैक्यूम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट एज कंपेयर टू मीडियम। समझ आ रहा है। तो यहां जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ना, यहां से यहां तक में, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इन द मीडियम। और यहां जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ना, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वैक्यूम। समझ में आ गया। एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि वैक्यूम का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर स्पीड ज्यादा है उतने ही टाइम में, और आपकी मीडियम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वेव वो क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए भाई, अब क्या, तो t टाइम में मीडियम में रे ने कितना ट्रैवल कर दिया, d मीडियम, और t टाइम में ही वेव ने वैक्यूम में कितना ट्रैवल कर दिया, d वैक्यूम। तो वैक्यूम में जितना ट्रैवल किया है लाइट ने t टाइम में, उसी को आप लोग क्या बोलते हो, ऑप्टिकल पाथ कहते हो। वही ऑप्टिकल पाथ है कि अगर t टाइम में मीडियम के अंदर लाइट ने ट्रैवल किया d मीडियम, तो उतने ही टाइम में वो लाइट रे, वैसी लाइट रे ने आपके वैक्यूम में कितना ट्रैवल किया, उसी को ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। बात समझ में आ गई। ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना आसान है। जबरदस्ती बच्चे घबरा रहे हैं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई, अब कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं। अब मैं आपको डी वैक्यूम और डी मीडियम यानी ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला बना करके देता हूं इन टर्म्स ऑफ डी मीडियम।
आइए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, आपकी बुक में एन दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं इन जनरल म्यू होता है तो वही मान रहा हूँ, समझ में आ गया? तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको दोनों नोटेशन बता रहा हूँ, ठीक है? म्यू मान लीजिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब का। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ऑप्टिकल पाथ यानी डी वैक्यूम और डी मीडियम में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। एक चीज मैं जानता हूं कि दोनों में टाइम तो टी लगा है, भले यहां ज्यादा ट्रैवल हो या कम ट्रैवल हो, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, लेकिन टाइम तो दोनों में सेम है। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, वी नो दैट, देखिए ध्यान से, वी नो दैट टाइम टेकन इन वैक्यूम इज इक्वल टू टाइम टेकन इन दी मीडियम। मीडियम और वैक्यूम का जो टाइम हमने रखा है, दोनों में क्या रखा है, टी टाइम रखा है। मतलब दोनों में मान लो 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, वैसे अपन ने कुछ रखा हुआ है, टाइम सेम रखा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वैक्यूम हो जाएगा डिवाइड बाय स्पीड इन वैक्यूम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द मीडियम डिवाइड बाय स्पीड इन द मीडियम। ये अपने को समझ में आता है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब क्या, अब जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इन वैक्यूम इन द सेम टाइम, ठीक है ना? तो डिस्टेंस देयरफॉर अपने को निकालना है डी वैक्यूम, ये तो ऑप्टिकल पाथ होगा। ये क्या होगा, डी मीडियम इनटू, मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी मीडियम। आपने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर बोल दो उसको, ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन यहाँ पर आपका वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये म्यू होता है। या आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी इसको याद कर लीजिएगा कि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल्स टू डी वैक्यूम क्या हो जाएगा, डी मीडियम इनटू क्या होगा, म्यू। तो म्यू इनटू क्या हो जाएगा, डी मीडियम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देयरफॉर डी वैक्यूम क्या मिला बताइए, डी वैक्यूम मिला अपने को म्यू टाइम्स डी मीडियम। व्हाट इज डी वैक्यूम, डी वैक्यूम इज द ऑप्टिकल पाथ, डी वैक्यूम इज दी ऑप्टिकल पाथ, इसी को ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ का आपने क्या कर लिया, फॉर्मूला डिराइव कर लिया। समझ आया, क्लियर हो गया? तो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या है, म्यू इनटू डी मीडियम, डिस्टेंस ट्रैवल इन द मीडियम। बहुत आसान है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि इसने वैक्यूम मीडियम में ट्रैवल किया 10 मीटर और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 मीटर, 1.5 है, मीटर नहीं, उसका कोई यूनिट नहीं होता, 1.5 है। तो ऑप्टिकल पाथ यानी अगर मुझे निकालना है कि उतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना ट्रैवल करेगा, तो म्यू का वाले पुट करो 1.5, मीडियम में कितना ट्रैवल किया 10, कितना होगा 15 मीटर। समझ में आ गया? यानी टी टाइम में अगर मीडियम में उसने ट्रैवल किया 10 मीटर, तो उतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना ट्रैवल करेगी लाइट, आपका 15 मीटर। समझ आया, क्लियर है? तो ये छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आ जाता है कि बेसिकली निकालना क्या चाहता है। आई होप मैंने पूरी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की, आपके दिमाग में गया होगा ये, ठीक है? ये तो अपने को समझ में आया। इसके बाद क्या, यहाँ से देखो अब आगे की बात, यहाँ से यहाँ तक तो दोनों साथ में चल रहे थे, लेकिन आगे जाने के बाद क्या हो गया, आगे जाने के बाद जैसे यहाँ पर मीडियम आ गया, तो देखो ध्यान से, दोनों के रास्ते में इतना क्या आ गया, डिफरेंस आ गया इतना। समझ आ गया? यानी पहले तो दोनों के पाथ बिल्कुल बराबर थे, दोनों के पाथ में डिफरेंस बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ग्लास स्लैब आता है तो ये आगे निकल जाता है और ये पीछे रह जाता है, तो दोनों के पाथ में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो अब ये पाथ डिफरेंस मुझे निकालना है, क्या निकालना है, ये पाथ डिफरेंस निकालना है। तो बहुत आसान है, पाथ डिफरेंस निकालते हैं। आइए इसको मैं रब कर देता हूँ। पाथ डिफरेंस निकालते हैं ये। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये मैं आपको अब समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिए। मुझे बताइए, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए दोनों रास्तों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। कौन से दोनों रास्ते? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वैक्यूम डिवाइड बाय डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द मीडियम। वैक्यूम में कितना ट्रैवल किया, म्यू टाइम्स डी मीडियम ट्रैवल किया, और इसमें कितना ट्रैवल किया है, डी मीडियम ही ट्रैवल किया है। तो मैं डी मीडियम को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, म्यू -1। यही तो निकालना था, पाथ डिफरेंस। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप क्या कर देंगे, एक लाइट के रास्ते में कोई आप एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो वो आपका वैक्यूम में ट्रैवल करने वाली लाइट के कंपैरिजन में दोनों में से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। किसमें? जिसके सामने आपने मीडियम को रख दिया है। समझ में आ गया? यानी मीडियम लाने से एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इज क्रिएटेड।
एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप क्या कर देंगे, लाइट के रास्ते में कोई मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो मीडियम आने की वजह से क्या होगा, दोनों लाइट के रास्तों में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, डी इंटू म्यू माइनस 1, इतना क्रिएट होगा। समझ में आया, क्लियर है। इस तरीके से एनसीईआरटी का उसके रेफरेंसेस देखेंगे तो ये डिस्टेंस को वो लोग क्या करते हैं, टी लेते हैं, थिकनेस, तो टी इंटू म्यू माइनस 1 एक ही बात है, ये फॉर्मूलेज अलग अलग नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। आपकी बुक में म्यू की जगह क्या लिया है, एन है, वो एक ही बात है, डी इन मीडियम और एन माइनस 1 एक ही बात है। समझ में आया, क्लियर है। तो आई होप मैंने पूरी तरीके से आपको क्लियरली समझा दिया है कि ऑप्टिकल पाथ क्या है और एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना क्रिएट होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे लेके चलता हूं, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपेरेंट प्लेट। मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो है, ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑप्टिकल पाथ बाद में समझाया है, वो मुझे सीक्वेंसिंग सही नहीं लगी, इसलिए मैं आपको इसको अलग से बता रहा हूँ आखिर में। ये YDSC की बात ही समझा दिया गया था, बहुत छोटा सा पार्ट है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब के ऊपर CET में बहुत सवाल आते हैं, इवन नीट जेईई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब क्या, आपने को पता है कि अपने पास ये YDSC का सेटअप है, इसमें से वेव्स निकलेंगी और यहाँ पर जाके इंटरफेयर करेंगे और आपको क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलेगा, ठीक। अब आप क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, अब आप क्या करते हैं, कोई भी एक सोर्स स्लिट के सामने आप एक ट्रांसपेरेंट प्लेट लगा देते हैं, जैसे ग्लास की प्लेट या आपकी माइका की प्लेट आपने लगा दी। पहले क्या हो रहा था, पहले तो वेव चल करके आ रही थी, दोनों के दोनों क्या हो रहे थे, वैक्यूम में चल रहे थे। लेकिन जैसे आपने ये सोर्स के आगे आपने क्या कर दिया, आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया ट्रांसपेरेंट प्लेट को, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, यहाँ पर चलने में उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया स्पीड कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों के बीच में जितना पाथ डिफरेंस था उसके कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अभी जो रिलेट करो उससे पहले से, है ना, अपन ने वही तो किया था, एक रे के रास्ते में क्या कर दिया था, एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस होने से क्या होगा, ये जो आपका पैटर्न है, ये पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऊपर वाले पे क्या होगा, आपने ऊपर वाली स्लिट पे अगर आपने ट्रांसपेरेंट प्लेट लगाया तो पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर नीचे वाली प्लेट पे लगाया तो पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और दोनों पे लगा दिया तो उतनी थिकनेस का, सेम थिकनेस का होना चाहिए, तो एक ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, एक नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, पैटर्न कहीं भी नहीं जाएगा, दोनों के इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है, CET वगैरह के तो बस याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट कोई पूछता नहीं CET में। CET जो है बेसिकली पूरे इंडिया का सबसे ईजीएस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उससे आसान एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, क्योंकि उसमें जो है कंसेप्ट नहीं पूछे जाते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, आप प्रैक्टिस कर करके स्पीड अच्छी कर लो, CET क्रैक कर लिया आपने बहुत आसानी से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताना क्या चाहता हूँ मैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, अगर आप क्या कर देंगे, दोनों में से कोई एक स्लिट के सामने अगर आप ट्रांसपेरेंट प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये पूरा पैटर्न अगर ऊपर वाली स्लिट पे इंट्रोड्यूस किया तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाली स्लिट पे इंट्रोड्यूस किया तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और दोनों पे इंट्रोड्यूस कर दिया सेम थिकनेस का तो पैटर्न कहीं भी नहीं जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो ट्रांसपेरेंट प्लेट इंट्रोड्यूस करने से पैटर्न क्या होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जब ये प्लेट नहीं थी तो यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट बन रहा था, जैसे ही आपने प्लेट को इंट्रोड्यूस किया तो सेंट्रल ब्राइट भी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर मान लो पहले बन रहा था फोर्थ ब्राइट, समझ में क्या बन रहा था, फोर्थ ब्राइट बन रहा था, अब ये पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया तो कहीं यहाँ बनेगा आपका क्या, अभी फोर्थ ब्राइट, यानी पूरा पैटर्न क्या हो जाएगा, फ्रिंजेस की विड्थ में, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न जो है वो बेसिकली कुछ शिफ्ट हो जाएगा। अब कितना शिफ्ट होगा ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो मैं उसको नहीं कराऊंगा, वरना इसमें और डिटेलिंग में जाया जा सकता है, बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जितना आपकी बुक में दिया है उतना मैंने डिटेल में बताया है विद एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस का पार्ट जितना भी दिया हुआ वो कंप्लीट कर दिया मैंने। अब इसके बाद जो है अपने को डायफ्रैक्शन पढ़ना है, रिजॉल्विंग पावर, पोलराइजेशन निकाल दिया सिलेबस से, तो वो आपको नहीं करना है इस साल। उसके बाद जो है अपने को KTG स्टार्ट करना है, तो उसको भी मैं बहुत जल्दी करवाऊंगा आपको, और आपको क्या करना है, सॉल्ट अनसॉल्ट भी कराना है, बेफिक्र रहिए, मैं हूँ अभी, मैं कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।